फिक्र आपकी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको होली की, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार की मीटिंग खत्म। मातोश्री में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। उद्धव गुट के संजय राउत बोले कल 15 से 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की छठी सूची जारी हो चुकी है। राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 1 उम्मीदवार की घोषणा। कांग्रेस अब तक 190 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। एक और बड़ी खबर, कंगना पर पोस्ट विवाद में सुप्रिया श्रीनेत की सफाई। किसी ने पोस्ट उठाकर मेरे अकाउंट पर पोस्ट किया, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। बीजेपी ने कहा सनातन के बाद नारी शक्ति का अपमान। एक और बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, यह जानकारी आ रही है। प्रतिभा सिंह ने टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रम से बातचीत की, बोली आला कमान जिम्मेदारी देता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया कैंपेन किया लॉन्च, नारा दिया मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। आप नेताओं ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल की डीपी लगाई। और बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी दूर करने की कोशिश। होली पर अनिल विज के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अनिल विज को तिलक लगाकर होली पर मुबारकबाद दी। और महाकाल मंदिर में आग की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। महाकाल मंदिर से गुलाल का सैंपल कलेक्ट किया गया है। मंदिर में हुए अग्निकांड में 14 पुजारी झुलसे थे। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के माहिम बीच पर होली के मौके पर बड़ा हादसा हुआ है। समंदर में नहाने गए 5 लड़के डूबे, 1 की मौत। 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, 1 की तलाश जारी है। इस सब के बीच में आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बार भारत में ही खेला जाएगा पूरा सीजन, फुल शेड्यूल के मुताबिक 26 मई को फाइनल खेला जाएगा। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं वो कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, क्या कंगना रनौत पर कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया है? हर कोई ये जानना चाहता है ये मामला क्या है। एक एक डिटेल हम आपको लेकर आए हैं। महिला अपमान का मुद्दा उठाकर बीजेपी कांग्रेस को क्यों घेर रही है? इस सब के बीच में दूसरी खबर, केजरीवाल जेल से भी खतरनाक, ये किसने कहा? क्या शिकंजे में केजरीवाल से इंडिया गठबंधन को बूस्टर मिल रहा है? और तीसरी खबर, महाराष्ट्र से बिहार तक गठबंधन में सीट का कौन सा पेच फंसा है? होली पर आज गठबंधन से क्या खबर आई? चौथी खबर, भस्म आरती के दौरान महाकाल में आग कैसे लगी? गर्भगृह में भयानक अग्निकांड, अलार्मिंग कॉल कैसे है? पूरे देश को यह खबर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। पांचवी खबर, रूस को दहलाने वाले आईएस खुरासान ने भारत को क्या गीदड़ भभकी दी है? धार्मिक स्थलों को लेकर सावधान करने वाली बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिक्र आपकी में पहली बड़ी खबर, कंगना रनौत के पॉलिटिकल डेब्यू के बाद शुरू हुई कंट्रोवर्सी की। बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट दिया है। कंगना को प्रत्याशी बनाए जाने से समर्थकों में खुशी की लहर है। मंडी में उनके समर्थक होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, साथ ही पटाखे चला रहे हैं। विजुअल्स देखिएगा। कंगना की उम्मीदवारी पर कांग्रेस की तरफ से किया गया एक पोस्ट अब सबसे बड़े विवाद को जन्म देगा। आरोप है कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा। सुप्रिया श्रीनेत की इस पोस्ट को बीजेपी ने सनातन शक्ति के बाद नारी शक्ति के अपमान से जोड़ दिया। कांग्रेस के महिला विरोधी होने का नया नैरेटिव शुरू कर दिया। एक दिन पहले कंगना को मंडी से बीजेपी का टिकट मिला और आज उनकी ये पुरानी तस्वीर अचानक से सुर्खियों में आ गई। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना की ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने जो लिखा वो इतना आपत्तिजनक है कि हम उसे दिखा नहीं सकते। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को मंडी से टिकट मिलने पर कुछ ऐसी लाइनें लिखी जो एक महिला के सम्मान के लिहाज से सही नहीं है। सुप्रिया के पोस्ट के बाद कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट कर इसका जवाब दिया। तस्वीर को भी साथ में टैग किया। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपने बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना के इस जवाब के बाद सुप्रिया श्रीनेत को भी लगा कि उनसे शायद कोई बड़ी गलती हो गई, तो उन्होंने एक तो पोस्ट डिलीट कर दी, फिर ट्वीट कर सफाई दी। इसके बाद वीडियो बयान भी जारी किया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। हालांकि तीर कमान से निकल चुका था और चुनावी सीजन में बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ हमलावर होने का नया हथियार मिल चुका था, लिहाजा बीजेपी ने इसे नारी शक्ति के अपमान से जोड़ दिया। आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता। बीजेपी के कई नेता पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर सुप्रिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और खरगे से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करेंगे। वैसे महिलाओं को लेकर कांग्रेस दूसरी बार घिरी है। इससे पहले राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर खुद पीएम मोदी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। ये कंगना के पॉलिटिकल करियर की पहली कंट्रोवर्सी कही जा सकती है, पॉलिटिकल करियर की। हालांकि राजनीति में आने से पहले ही अपनी बयानबाजी के चलते वो विवादों में घिर चुकी हैं। सबसे पहले कंगना ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की। वहीं से कयास लगने शुरू हो गए थे कि वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कंगना तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मुकर रही। बाद में जब उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी मिली, तब यह अनुमान और पुख्ता हो गए कि कंगना बीजेपी का दामन थामने वाली हैं। 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, कंगना रनौत को भी इसका न्योता दिया गया। मंदिर परिसर में कंगना राम भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। पिछले काफी वक्त से कंगना वो सब कुछ कर रही थी जो उन्हें बीजेपी की हिंदुत्व वाली विचारधारा के साथ फिट होने में सूट कर रहा था। कंगना देश के अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रही थी। मंदिर में दर्शन के साथ उसके वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर रही थी। कंगना के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए ये वीडियो और तस्वीरें बीते कुछ दिनों के हैं। इनमें कंगना मां बगलामुखी के मंदिर से लेकर गोकुल धाम और मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन करती दिख रही हैं। एक तरफ अपने इस अंदाज से वो अपने समर्थकों को मैसेजिंग दे रही थी, दूसरी तरफ पीएम मोदी के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही थी, जगह जगह उनकी तारीफ कर रही थी। टीवी 9 भारतवर्ष की कॉन्क्लेव में भी कंगना ने कहा था कि यह उनके राजनीति में आने का सही समय है। It has never kept me away from, being a really aware person. I've done, more than anybody can do in any so-called seat or place for the country. I have literally fought from my film sets with the political parties. So that doesn't keep me away. It doesn't take me a seat or a ticket to do what I want to do as an individual for my country. But if I want to get into politics, I probably think this is the right time. एक समय ऐसा था कि कंगना ने खुद को बॉलीवुड क्वीन के तौर पर स्थापित कर लिया था। बाद में उन्होंने मणिकर्णिका जैसी फिल्में भी की, जिनमें भारतीय गौरव था और हिंदुत्व की सियासत का टच भी था। इसकी बदौलत कंगना टिकट हासिल करने में कामयाब हुई है। अब देखना यह है कि वो राजनीति की क्वीन बन पाती हैं या नहीं। कंगना राजनीति में डेब्यू भले ही कर रही हूं, लेकिन हिंदी फिल्मों में दो बड़ी महिला राजनेताओं का वो किरदार निभा चुकी हैं। देखना होगा कि उनका ऑन स्क्रीन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑफ स्क्रीन कितना काम आता है। लेकिन कंगना के पॉलिटिकल डेब्यू पर सियासी गलियारों में क्या बयानबाजी हो रही है और इसको कैसे लिया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। तो
भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था। तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है, हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। हर सीट पर कौन जीत सकता है उसी को मानदंड रख के चुना जाता है, और वैसे ही जीतने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है। मेरी ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं। पार्टी की चुनाव लड़ सकती है। हम लोकशाही पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। तो लोग तय करेंगे ना, मंडी की जनता तय करेगी ना, किसको चुनकर देना है किसको नहीं देना है। इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी भले ही कंगना में चुनावी रण के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसी छवि देख रही हो, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि चुनावी मैदान में कमजोर उम्मीदवार साबित होंगी। इसके संकेत इस बात से मिले हैं कि कंगना रनौत का टिकट घोषित होने के 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मैदान में आ गई। मंडी सीट से सांसद प्रतिभा सिंह ने पहले चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। अब कंगना को टक्कर देने के लिए वो चुनाव लड़ने पर राजी होती दिख रही हैं। इसके संकेत उन्होंने TV9 भारत संवाददाता कुमार विक्रांत से फोन पर बातचीत में दिए। कंगना की टिकट घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट चुनावी हॉट सीट बन गई है। कंगना की उम्मीदवारी ने क्षेत्र में सियासी समीकरण बदल दिए हैं। अभी हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं। पति और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। हिमाचल कांग्रेस में हुई बगावत के बाद उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। जहां लोकसभा के चुनाव महत्वपूर्ण है, 6 बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। मेरा दायित्व बनता है कि सरकार को भी हमें विचारना है और ये 6 जो उपचुनाव हुए उसमें भी अपने प्रत्याशियों को जिताकर लाना है। तो इसलिए मैंने अपना कैंडिडेचर मंडी से विड्रॉ किया। अब कंगना के प्रत्याशी बनाए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रतिभा सिंह का इरादा बदल गया है। उन्होंने TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत से फोन पर बातचीत में कहा है, उम्र के इस पड़ाव में मैंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की आला कमान से इच्छा जताई थी, लेकिन कंगना रनौत की उम्मीदवारी के बाद अगर आला कमान मुझे ही मुकाबला करने की जिम्मेदारी देता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हालांकि इस पर मुझे अभी आला कमान से अंतिम चर्चा करनी है, लेकिन आला कमान का फैसला सरमाथे। बातचीत से साफ है कि वो कंगना के खिलाफ दावेदारी पेश करने का मन बना चुकी हैं। अब देखना है कि आला कमान उनकी दावेदारी पर मुहर लगाता है या नहीं। कुमार विक्रांत, TV9 भारतवर्ष। 2024 के चुनावी रण में बीजेपी स्टार पावर से लैस दिख रही है। पार्टी ने टेलीविजन और फिल्म जगत दोनों से कई चेहरों को चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए उतारा है। बीजेपी ने चर्चित धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दोनों कंगना रनौत और अरुण गोविल दोनों अयोध्या में मौजूद थे। अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में। अरुण गोविल को टिकट देने में बीजेपी ने हिंदुत्व का कौन सा सियासी गुणा भाग लगाया, इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने मेरठ से लगातार 3 बार से सांसद बन रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। इसे बीजेपी का हिंदुत्व वाला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मेरठ सीट पर जीत हार तय करने में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका रहती है। अरुण गोविल को टिकट देकर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहती है। अरुण गोविल भगवान राम का किरदार निभा चुके हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार जमीन पर सक्रियता दिखा रहे हैं, लोगों के बीच बैठ बढ़ा रहे हैं। टिकट मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। नरेंद्र मोदी जी और चयन समिति का बहुत बहुत हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे मेरठ का सांसद प्रत्याशी बनाकर इतना बड़ा कार्यभार सौंपा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और जनमानस की अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। जय श्री राम। अरुण गोविल को टिकट देने में बीजेपी ने जाति समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है।
अरुण गोविल का जन्म साल 1952 में मेरठ के अग्रवाल परिवार में ही हुआ था। ऐसे में राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर उसी जाति से आने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने अग्रवाल समाज के वोटरों को भी नाराज होने का मौका नहीं दिया। इसके अलावा गोविल भारतीय जनमानस के बीच काफी लोकप्रिय हैं। छवि ऐसी है कि वो उन्हें कहीं भी देखते हैं तो पैर छूने लगते हैं। ऐसा ही एक वीडियो कुछ समय पहले वायरल हो चुका है। बहरहाल राम मंदिर बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का सबसे अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ सीट से उतारकर बीजेपी ने राम नाम के सहारे मेरठ में कमल खिलाने का फॉर्मूला तैयार किया है। अरुण गोविल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको प्रभु श्री राम का किरदार निभाने का मौका एज एन एक्टर इसलिए मिला क्योंकि उनकी जो मुस्कुराहट थी वो बड़ी पसंद आ गई थी प्रोड्यूसर्स को। अब चुनावों में देखते हैं कौन मुस्कुराता है। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने आज होली नहीं मनाई क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी के खेमे में राजनीति के रंगों की कमी है। केजरीवाल के नाम पर हो रही पॉलिटिक्स में विपक्ष और बीजेपी आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के नेता अरविंद केजरीवाल पर ईडी के एक्शन को बदले की सियासत से जोड़ रहे हैं, तो बीजेपी के नेता इसे करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार की सख्त कार्रवाई बता रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ईडी की कस्टडी में आज अरविंद केजरीवाल का चौथा दिन। इंडिया अलायंस के नेता केजरीवाल की कस्टडी को भावनाओं से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत को लग रहा है कि जेल में केजरीवाल ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी ने आज सोशल मीडिया पर डीपी कैंपेन शुरू किया है और कैंपेन को नाम दिया गया है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है लेकिन पॉलिटिकल एक्शन से दूर नहीं है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए अरविंद केजरीवाल के नाम पर इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा विक्टिम ट्रम्प कार्ड खेल रही है। यह रिपोर्ट देखें। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन के लिए चुनावी बूस्टर बन गए हैं? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी ने विपक्षी दलों को और करीब ला दिया है? क्या ईडी के शिकंजे में फंसे केजरीवाल पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल की कस्टडी को विपक्षी दल एक मौके की तरह देख रहे हैं। विपक्षी दल इसे इमोशनल कार्ड में बदलकर चुनावी अभियान को धार देने की प्लानिंग में जुटे हैं। उनको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आप अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ज्यादा खतरनाक बन गए। वो अंदर से जो काम करेंगे वो बाहर करना मुश्किल था। आप सोच रहे होंगे कि केजरीवाल जेल में रहकर ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे, ऐसा संजय राउत ने क्यों कहा? तो इसकी वजह उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। जेल से अगर कोई नेता काम करता है तो लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो नेता जेल में चले गए वो बाहर आकर ज्यादा मजबूत हुए और लोग उनके साथ खड़े रहे। संजय राउत ने जो बातें कही वही बात आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। आपके नेताओं की दलील है कि केजरीवाल को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा खतरा केजरीवाल से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। उनको अगर कोई एक आदमी खत्म करेगा, कोई एक नेता हराएगा तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी। इस डीपी में अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर पर लिखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। आतिशी ने केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी का चैलेंजर बताया तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया
वही व्यक्ति है जो अन्ना हजारे जी को गुमराह करके कहता था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। इन्होंने झूठी कसम खाई थी बच्चियों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। इन्होंने कहा था मैं बड़ा मकान बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। बड़ा मकान लिया, शीश महल जैसा बनाया, करोड़ों रुपए की दलाली खाई। सिर्फ सोशल मीडिया डीपी बदलकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश नहीं हो रही है। 5 दिन बाद 31 मार्च को विपक्षी दलों ने केजरीवाल के समर्थन और केंद्र सरकार के विरोध में महारैली का ऐलान कर दिया है। इस महारैली को इंडिया गठबंधन चुनावी कैंपेन के बूस्टर की तरह देख रहा है। आज पूरे देश में धूमधाम से होली मनाई गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रंग उड़े उड़े रहे। वैसे आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो होली नहीं मनाएंगे। इसलिए जब पूरा देश रंगों में सराबोर था, तब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे। दिल्ली से महाराष्ट्र तक देश के अलग अलग हिस्सों में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किए गए। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। और आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, लेकिन उनकी प्रेरणा से हजारों अरविंद केजरीवाल पूरे देश में निकल कर आएंगे, देश की सड़कों पर निकल के आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गुस्से में हैं, वो नारे लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता गीत गा रहे हैं। अरे कोई खेले जेल में, कोई खेले जेल में, होली है बुरा जमाना। अरे कोई खेले जेल में, कोई खेले जेल में, अरे सबके घर उड़े अबीरा। केजरीवाल पर एक्शन को बीजेपी करप्शन से जोड़ रही है, तो इंडिया गठबंधन इसे विपक्ष के खिलाफ साजिश बताने में जुटा है। इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली में बड़ी रैली बुलाई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को बुलाया गया है। इंडिया अलायंस का एक रामलीला मैदान पे बहुत बड़ी रैली है, प्रोटेस्ट रैली है, और हम सब वहाँ शामिल हैं। हम सब, उद्धव ठाकरे जी को भी न्योता आया है, और उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस भी जोर शोर से लगी है। जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार इस लोकतंत्र की लड़ाई की आवाज को बुलंद करते रहे। तंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन 31 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेगा। आम आदमी पार्टी रैली के लिए बड़े स्तर पर तैयारी में लगी है। इसी तैयारी के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता सड़क पर है, किसी को भी अपनी आवाज बुलंद करने नहीं दिया जा रहा है। हर आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारी पार्टी दफ्तर को सील कर दिया जा रहा है, बार बार सील हो रहा है। तो इस जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसके खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन 31 मार्च को रामलीला मैदान में 10 बजे रैली करने जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में, लेकिन उनकी एक चिट्ठी चर्चा में है। केजरीवाल की यह चिट्ठी कल सार्वजनिक हुई थी। आज इसे लेकर सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने कस्टडी से बाहर भिजवाई गई इस चिट्ठी को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखे प्रहार किए। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट जरूर देखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का यह बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गया है। आतिशी ने यह बयान कल सुबह दिया था। आतिशी ने खुद बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी की कस्टडी से उन्हें एक चिट्ठी भेजी, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें आदेश भेजा है। ईडी की कस्टडी से केजरीवाल का यह आदेश दिल्ली वालों को हो रही पानी और सीवर की समस्याओं का तुरंत समाधान के लिए था। केजरीवाल ने जल मंत्री को आदेश दिया था कि गर्मियों में पर्याप्त पानी के टैंकरों का इंतजाम किया जाए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की चिट्ठी को इमोशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर तीखे सवाल उठा दिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार की तुलना बिहार की राबड़ी देवी सरकार से कर दी। लालू जी ने चारा घोटाला किया था तो राबड़ी जी आई थी, अब राबड़ी 2.0 आया है। ये पार्टी में कोई नेता बचा नहीं जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आके कहे। किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। केजरीवाल के इस आदेश पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ने जो आदेश भेजा है वो कोर्ट के आदेश के दायरे में है? दूसरा सवाल यह है कि क्या हिरासत के दौरान केजरीवाल सरकारी दस्तावेज पर साइन कर सकते हैं? सवाल उठने के बाद ईडी ने मामले का संज्ञान लिया है। ईडी के अफसर ये जानने में जुटे हैं कि क्या केजरीवाल कस्टडी में ऐसा कोई आदेश दे सकते हैं या नहीं। वैसे कोर्ट के आदेश के अनुसार केजरीवाल हर दिन शाम 6 से 7 के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सहायक विभव कुमार से और आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं। इंडिया गठबंधन केजरीवाल के बहाने एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दो बड़े राज्य महाराष्ट्र और बिहार में सीटों को लेकर समझौता फाइनल नहीं हो पा रहा। अब से थोड़ी देर पहले महाविकास आघाड़ी की मातोश्री में बैठक हुई। शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी शरद पवार के नेता शरद पवार ने चर्चा की। शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा कि कल 15 या 16 सीट फाइनल हो जाएंगी। दरअसल महाराष्ट्र की 48 सीटों पर प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से पेच फंसा हुआ है। प्रकाश अंबेडकर ज्यादा सीटें मांगते हैं, जबकि आज संजय राउत ने कहा कि उन्हें 4 सीटों का प्रस्ताव दिया। प्रकाश अंबेडकर जी वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता है। हम ये चाहते हैं कि हमेशा वो हमारे साथ रहे। हमारी कोशिश कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, लेकिन हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है। अब उनके ऊपर है प्रस्ताव मानना है या नहीं मानना है। महाविकास आघाड़ी में लगभग 4 या 5 पार्टियां शामिल है, जो सबको हिस्सा मिलना चाहिए। तो वंचित बहुजन अघाड़ी को हमने 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है और मुझे लगता है प्रस्ताव अच्छा है। जो सीटें अंबेडकर जी ने मांगी थी वही हमने उनको दी है। वैसे गठबंधन में सीटों को लेकर पेच बिहार में भी फंसा हुआ है। अब खबर है कि यह मसला सुलझाने के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए छठी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की छठी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 4 उम्मीदवार राजस्थान के और 1 उम्मीदवार तमिलनाडु से। कांग्रेस ने अजमेर सीट से रामचंद्र चौधरी को उम्मीदवार, राजसमंद से सुदर्शन रावत को कैंडिडेट बनाया गया है। भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया। कोटा लोकसभा सीट से प्रहलाद गुंजल को उम्मीदवार। बड़ी बात यह है कि प्रहलाद गुंजल पिछले हफ्ते ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। प्रहलाद गुंजल का मुकाबला लोकसभा स्पीकर और बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला से। प्रहलाद गुंजल को बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे का करीबी माना। कांग्रेस की 6 लिस्ट में अब तक 192 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। राजस्थान में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन किया। समझौते के तहत कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल के लिए नागौर सीट छोड़ी हुई। आज आरएलपी ने नागौर से हनुमान बेनीवाल की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। बेनीवाल का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा से होगा। ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। नागौर राजस्थान की उन 12 लोकसभा सीट में से एक है जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव हुए। बेनीवाल और मिर्धा दोनों जाट समुदाय से आते हैं और राजस्थान की राजनीति में जाना पहचाना। भारत से इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की बौखलाहट की वजह यह भी है कि दरअसल तालिबान अफगानिस्तान में भारत की मदद कर रहा है। वो भारत से राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन रूस को जिस आतंकवादी संगठन आईएस खुरासान ने दहलाया है, उसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। यह खुलासा शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ वसीम मुनीर की नींद उड़ाने वाला है। आतंकी हमला रूस में हुआ, लेकिन खौफ में पाकिस्तान आ गया।
असल में पाकिस्तान में सुगबुगाहट तेज है कि रूस में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आईएस खुरासान का लिंक पाकिस्तान से निकल आया है, जिसके बाद पाकिस्तान में रूस का डर बढ़ता जा रहा है। मॉस्को के पास हुए भीषण आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा ये है कि तजाकिस्तान के कुछ युवाओं को पाकिस्तान के मदरसों में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग मिली थी। इन कट्टर युवाओं को तुर्की ने पनाह दी थी और मॉस्को हमले की जांच कर रही रूसी एजेंसी एफएसबी ने भी हमलावरों के तुर्की कनेक्शन का जिक्र किया है। रूस की सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि तजाकिस्तान मूल के इन चारों हमलावरों को एक ताजिक मूल के चरमपंथी ने भर्ती किया था। इन आतंकियों को हमले का आदेश तुर्की में एक सुरक्षा एजेंसी के द्वारा दिया गया था। प्लान ये था कि हमला करने के बाद यूक्रेन के रास्ते वापस तुर्की पहुंचेंगे और तुर्की से इन्हें वापस ISIS-KP के पास पहुंचाया जाएगा। यानी पाकिस्तान और तुर्की दोनों की मिली भगत सामने आई। तुर्की जो रूस का दोस्त होने का दिखावा करता रहा है और पाकिस्तान जो हमेशा से आतंक का गढ़ रहा है। वैसे ये रूस के लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन भारत शुरू से कहता रहा है कि पाकिस्तान के मदरसों में मजहब के नाम पर कट्टरता की पाठशाला चलाई जाती है। इसका नुकसान मुंबई अटैक में भारत भी उठा चुका है और 9/11 हमले में अमेरिका भी करीब से देख चुका है। और अब बात उस बहस की जिसे विज्ञान वरदान कहता है, लेकिन दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स उसे इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक बताते हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की, जिस पर हमारे पास एक बड़ी खबर है। अमेरिका के एक स्टार्टअप ने डेविन नाम का दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना लिया है। कंपनी का दावा है कि ये बिना थके कई लोगों का काम अकेले ही कर सकता है। जिस कंप्यूटर स्क्रीन को आप देख रहे हैं, यह है दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसे कॉग्निशन AI कंपनी के CEO स्कॉट वू ने बनाया है। यह दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कोडिंग, वेबसाइट और प्रोग्रामिंग के कई काम मिनटों में कर सकता है। स्कॉट वू ने जब डेविन का डेमो दिखाया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस काम को करने में किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काफी मेहनत लगती है, लेकिन डेविन ने इसे आसानी से कर दिया। अब इस ग्राफ को देखिए। डेविन ने इस काम को करने में GPT, चैट GPT और क्लॉड जैसे टूल्स को भी पीछे छोड़ दिया। अब इसकी खूबियां देखिए। ये AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कई एडवांस फीचर्स से लैस है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग, डीबगिंग कर सकता है। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से लैस है। ये अपनी परफॉर्मेंस लगातार बेहतर कर सकता है। AI डेविन से कंपनी के CEO बेहद खुश हैं।